और मेरा दूसरा छोटा भाई वो घर पे था उस टाइम, वो 2.5 साल का था। तो उसके बाद फिर मतलब मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ पे रह गए मामा के हाँ, घर, और दूसरा छोटा भाई वो वहीं घर पे रह गया। तो ओके। 10 साल बाद हम मिले फिर। ओके, कितने भाई बहन हो आप? सर 2 भाई हैं और मैं अकेले। दोनों छोटे हैं। यस सर, दोनों छोटे हैं। ओके, और फिर स्कूलिंग वगैरह ये सब आपकी सर कैसे हुई? स्कूलिंग मेरी मामा के घर से ही हुई थी। ओके। जी सर। तो आपने जैसा कि बताया आपके साथ ये दुखद घटना हुई कि आपकी माँ जी छोड़ के चले गए आपको 6 साल की उम्र में। यस। तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा और बताओ, कैसे आपने फिर अपने आप को सँभाला? क्योंकि जो एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं आपको, वो यस सर। छोटी-छोटी बातों पे स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। यस सर। आपके साथ तो इतनी बड़ी घटना घटी, बहुत लॉस हुआ आपको, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसे अपने आप को सँभाला? कैसे वो दिन रहे थोड़ा? सर एक्चुअली मतलब ये नेचुरल डेथ नहीं थी, मतलब मेरे फादर और उनकी फैमिली ने मार डाला था मेरी मदर को। ओह! तो मेरे नाना नानी ने मतलब मुझे यहाँ पे रखा अपने अपने पास, और मामा मामी ने पढ़ाने में बहुत हेल्प किया, मतलब सब कुछ उन्हीं ने किया। ओके, और मतलब मामा के घर से ही रह के मैंने ओके। पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर आपकी 10th-12th ये कैसे रहे? कौन-से स्कूल से करे आप? सर 10th-12th मैं यूपी बोर्ड से ही थी, हिंदी मीडियम से। ओके, तो मैंने 10th भी मतलब गाँव के ही स्कूल से किया, और 12th भी मेरा यहीं से रहा। ग्रेजुएशन के लिए मैं मतलब थोड़ा 60 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, सुल्तानपुर, तो वहाँ हुँ। से मैंने ग्रेजुएशन किया। क्या किया ग्रेजुएशन में? सर बीएससी मैथमेटिक्स। जी, जैसा कि यस। शुरुआत में हमने बताया। यस। ओके, फिर ये आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी की अगर हम बात करें तो कैसे शुरू हुई? कहाँ से आपको पता चला? सर एक्चुअली मेरा एसएससी का मतलब कोई प्लान नहीं था एसएससी की तैयारी करनी है। तो मेरा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूँगी, हुँ, या फिर मतलब एमएससी करूँगी फिज़िक्स से, ऐसा कुछ। हुँ, लेकिन मैं वैसे भी इंट्रोवर्ट हूँ, तो जर्नलिस्ट तो मतलब मुश्किल ही था। हुँ, तो फिर मामा ने फॉर्म भर दिया था, मतलब एसएससी सीएचएसएल का, मुझसे बिना बताए। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा कि हो जाएगा मतलब थोड़ा-सा सही गया। हुँ, तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 3rd ईयर से, 3rd बीएससी ईयर से। 3rd ईयर से। यस सर। ओके। तो इतना कुछ आपके लाइफ में हुआ, तो जनरली क्या होता है कि बच्चे टूट जाते हैं, मतलब उनकी पढ़ाई-लिखाई छूट जाती है, इतना चीज़ें होती हैं। यस सर। आपका ये कैसे, मतलब आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा कि नहीं मुझे भी पढ़ना है? जब आप बड़े हो गए, तो छोटे बचपन की बात थी, जब आप कॉलेज में आगे, तो कैसे आपको अपने आप को मोटिवेट रखा कि नहीं मुझे पढ़ना है आगे और अच्छा करना है अपनी लाइफ में? सर मेरा मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरी सिचुएशन थी। हुँ, क्योंकि मतलब 12th के बाद ऐसा था कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। हुँ, तो उसके बाद तो घरवाले भी ऐसा कि अब तुम गाँव से पढ़ाई करो, मतलब बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा हो गया था बीच में, तो लेकिन बड़ी मामी ने सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे मतलब ऐसे अपने रिस्क पे भेजा हुँ, कि आप जाओ बाहर। तो उसके बाद फिर मैं सुल्तानपुर गई, वहाँ से मैंने फिर ग्रेजुएशन किया, और वहीं से सेल्फ स्टडी से ही किया, क्योंकि हुँ, मतलब फाइनेंशियली भी उतना सही नहीं था, मतलब मामा ने ही किया सब कुछ, तो मैं हुँ। उतना भी ज़्यादा नहीं कर सकती थी कि। हुँ। फिर आपकी सीरियस जब आप तैयारी करने लग गए कि अब मुझे, और आपको पता चल गया कि एसएससी जेल से यस सर। पोस्ट होती है, ऐसे-ऐसे जॉब होती है। हुँ। फिर सीरियस तैयारी आपकी शुरू हुई तो कैसे हुई? जैसे आपने रिसोर्सेज़ कहाँ से जुटाए? कोचिंग आपने लिया या नहीं लिया? या फिर घर पे रह के तैयारी? उस थोड़ा शुरुआती फेज़ के बारे में सर मैंने बुक से ही मोस्टली तो बुक से ही किया है, और स्टार्टिंग में मेरे पास फ़ोन नहीं था, मतलब मेरे भाई के पास एक पुराना फ़ोन था, तो हुँ, उसी से हम दोनों करते थे। मेरे पास कीपैड वाला था। तो हम लोगों ने बुक से ही किया, मतलब हुँ, मैंने और मेरे भाई दोनों ने। तो बुक से ही, और उसके बाद फिर जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया सीजीएल का, उसके पहले मेरा एसएससी सीपीओ में भी रिटन हो गया था। ओके। तो उसके बाद फिर यूट्यूब से मैंने थोड़ा पढ़ाई किया, पवन सर से मैंने मैथ्स किया। हुँ, बाकी तो मतलब इंग्लिश का नीतू मैम की बुक से किया, हुँ, और जीके वगैरह भी बुक से, यूट्यूब से। हुँ, और रीजनिंग का भी, मतलब रीजनिंग का तो मैंने मॉक से ही किया था, उसके लिए कोई बुक भी नहीं लिया हुँ, था। ओके। आपका ये 5वाँ अटेम्प्ट था, राइट? यस सर। तो आप ये सीजीएल के 5 अटेम्प्ट आपने दिए, बाकी आपने वनडे एग्ज़ाम और कौन से एग्ज़ाम दिए, और किस ईयर में आपका कौन-सा एग्ज़ाम था? किसमें सिलेक्शन हुआ, किसमें नहीं हुआ? इसके बारे में थोड़ा बताओ? सर एग्ज़ाम तो मैंने बहुत सारे दिए हैं, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं जो भी लगता था कि ये हो जाएगा मेरे हुँ, से, तो मैं सारे एग्ज़ाम देती थी। मतलब स्टेट में तो मैंने यूपीएसआई दिया था, उसमें मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन रनिंग में मैं बाहर हो गई थी। हुँ, और एसएससी के एग्ज़ाम में एमटीएस और
जीडी छोड़कर मैंने सारे एग्जाम दिए हैं और सारे एग्जाम में हो गया है, मतलब सीपीओ में भी मेरा हो गया था, लेकिन फिजिकल टेस्ट के लिए उसमें मैं नहीं गई क्योंकि मेरा अच्छा भी नहीं था, हो भी नहीं पाता, मतलब रनिंग में ही मैं बाहर हो जाती। और स्टेनो सबसे पहला एग्जाम मेरा स्टेनो हुआ था, स्टेनो 2018, लेकिन फिर मामा ने मना कर दिया क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है स्टेनो शॉर्ट हैंड सीखने में, तो वो मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं गई नहीं इसके लिए। और एसएससी सीजीएल 2020 में मुझे ऑडिटर की पोस्ट मिली और एसएससी सीएचएसएल 2020 में मुझे एलडीसी मिला था इनकम टैक्स में, और फिर उसके बाद 23 का मैंने किया। ओके, अभी फाइनल आपको आपकी मनपसंद पोस्ट मिली है ना? यस एनसीएस ये लेना चाहते थे? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो एमईए था, जैसे मेरे मामा भी एमईए में, तो फिर वही था कि लेकिन हाँ सीएसएस में भी मुझे था। तो अभी जैसे आपके मार्क्स की बात करूं अभी इस ईयर में, तो आप अगर आपको याद हो तो कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपके आए थे? सर मुझे मतलब फाइनल आंसर की के पहले का याद है क्योंकि उस टाइम मेरे 331 मार्क्स थे, और मेरे इंग्लिश में 127 थे और मैथ्स में मेरे 75 थे, मतलब मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और सारे सही थे। और रीजनिंग में मेरे 83 थे और जीके में मेरे 51 मार्क्स थे। लास्ट में थोड़ा चेंज हो गया, वो जीके में 4 नंबर बढ़ गए थे मेरे और रीजनिंग में 8 नंबर कम हो गए थे। तो आपका जब जैसे जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया बाद में, तो उसमें कोई रैंक भी ऊपर नीचे हुई आपकी? यस सर, मेरी पहले रैंक आ रही थी अंडर 300 और बाद में मेरी 619 हो गई थी। एकदम से इतना मतलब डबल का पूरा। यस सर। पोस्ट भी फिर आप पोस्ट में भी आए? हाँ सर, शायद मुझे एमईए भी मिल सकता था पहले। ओके ओके, अगर मैं आपके जैसे स्ट्रेटजी पर आऊँ तो आपने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, कैसे आप पढ़ते थे? तो थोड़ा सब्जेक्ट वाइज हम समझना चाहेंगे। इंग्लिश आपने कैसे पढ़ा, थोड़ा डिटेल में बताना। शुरुआत कैसे हुई, फिर धीरे धीरे आपने चेंजेस भी करे होंगे अपनी प्लानिंग में जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, है ना? 4 साल आपको लग गए। तो इंग्लिश का थोड़ा पूरा फेज आप बताना हर सब्जेक्ट का, कि शुरुआत कैसे करी और कैसे फाइनल आप सही पाथ पे कि अब ये सही है, ऐसे इससे पढ़ सकते हैं, इससे नहीं पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा इंग्लिश के बारे में बताओ। सर एक्चुअली मतलब ऐसा मैंने कोई कोचिंग वगैरह लिया नहीं था, तो मुझे कोई गाइडेंस ऐसा प्रॉपर मिला नहीं था। तो मैंने तो सबसे पहले मतलब जब मैंने स्टेनो की तैयारी शुरू की, मतलब मैं बीएससी थर्ड ईयर में थी, तो उस टाइम तो किरण पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस बुक आती है, तो वहीं से शुरुआत किया, मतलब बिना कोई सिलेबस कंप्लीट किए मैंने सबसे पहले प्रैक्टिस ही शुरू कर दी। और बाकी वोकैब तो मैं तैयार कर रही थी कहीं से भी, मतलब न्यूज़पेपर से और बाकी जगह से, तो फिर इसलिए भी मुझे ज्यादा थोड़ा टाइम लग गया उसकी वजह से। फिर बाद में मैंने नीतू मैम की बुक लिया, फिर उससे मैंने ग्रामर कंप्लीट किया, और वोकैब के लिए नॉर्मल लुइस की एक वर्ड पावर मेड इजी करके आता है, वो मैंने पढ़ा था, वो बहुत अच्छी बुक थी। ब्लैक बुक से किया था, और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स भी मैंने बाद में किया। तो बहुत सारी किताबें पढ़ी आपने? यस सर, मतलब लास्ट तक आते आते मैं बुक्स ऐड करती गई। ओके, जैसे जो नए बच्चे देख रहे हैं और उनका सपना है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, मेरी मनपसंद पोस्ट है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाए, तो क्या लगता है आपको कितनी किताबें उनको कौन से लेनी पड़ेंगी, वो सफिशिएंट होंगी? अगर उनको अच्छे से कर लेते हैं तो उनका इंग्लिश हो जाएगा। सर इंग्लिश के लिए तो मतलब मुझे लगता है कि नीतू मैम की, जैसे आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो ग्रामर के लिए, मैंने 120 रूल्स भी पढ़े थे लास्ट में, मैंने जैसे रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए मैंने पढ़ा था। तो जैसे नीतू मैम का वॉल्यूम फर्स्ट बहुत अच्छा है ग्रामर के लिए, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज में है, तो काफी सही रहता है। और वॉल्यूम सेकंड भी अच्छी है उनकी, उसमें वोकैब सेक्शन है पूरा, मतलब वोकैब पार्ट है। क्या डिफरेंस क्या है इसमें वॉल्यूम 1 और 2 में? सर वॉल्यूम 1 में ग्रामर मतलब रूल्स हैं सारे, ग्रामर बेस्ड है, और वॉल्यूम 2 जो है वो वोकैब सेक्शन बेस्ड है। यस सर। और बाकी नॉर्मल लुइस की भी जो बुक है वो बहुत अच्छी है वोकैब्स के लिए, ब्लैक बुक तो फेमस है ही है। तो इतने सारे वोकैब कैसे याद होते थे आपको, क्या तरीका सर नहीं, सबसे पहले तो मतलब ग्रामर कंप्लीट करो, क्योंकि उसमें सारे रूल्स हैं, वो रिवाइज करो, उसमें प्रैक्टिस भी होता है हर चैप्टर के लास्ट में, और उसके बाद फिर कहीं से वोकैब भी पढ़ते चलो। मैं सजेस्ट करूंगी कि मतलब नॉर्मल लुइस वाला जो बुक है वो, क्योंकि उसमें क्या है कि प्रॉपर जैसे बेस तैयार होता है वोकैब का, तो वो सही है। लोग क्लासेस भी करते हैं, जैसे कि निमोनिक्स वगैरह से याद कराते हैं मैम या सर लोग, तो वो भी सही है। ये तो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में आपको जैसे अगर ग्रामर करना है तो नीतू मैम का वॉल्यूम 1 सफिशिएंट है, वहां से आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। वोकैब के लिए आप फिर बाद में आप मतलब 120 रूल्स भी पढ़ सकते हो, जैसे क्विक रिवीजन के लिए। और वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक और ये 2-3 बुक आपने बताई, वो आप ले सकते हो। ओके, अब जैसे मैथ की बात करें तो आपने जैसे शुरुआत में कहा कि आपकी इंग्लिश और मैथ दोनों वीक था, यस सर, है ना? तो फिर मैथ कैसे आपने तैयार किया एसएससी के लिए? सर मैथ्स तो मतलब
मेरा प्लान ये था कि स्टेनोग्राफर में मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने सोचा कि मतलब मैं शॉर्ट हैंड सीख लूंगी और सेकंड अटेम्प्ट मतलब स्टेनोग्राफर का ये दूसरा अटेम्प्ट दूंगी और उसमें मैं अच्छी पोस्ट लाऊंगी। तो यही प्लान था मेरा, लेकिन मामा ने भी मना किया कि बहुत टाइम लग जाएगा और एसएससी सीजीएल बेस्ट है। तो मामा का मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं लगने दिया कि एसएससी बहुत बड़ी चीज है। उनका था कि हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि लोग कोचिंग करके ही पास होते हैं, मतलब बिना कोचिंग के भी अगर तुम खुद से करोगे तभी होगा। फिर मैंने मतलब मेरा भाई भी मुझे बोलता रहता था कि तुमने बीएससी किया है मैथ से, कुछ तो शर्म करो। तो तो फिर मतलब लास्ट में मैंने एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरा, तो मेरे पास 4 महीने लगभग थे। तो फिर मैंने किरण पब्लिकेशन की वही बुक उठाई, काफी मोटी बुक होती है लेकिन मैंने कंप्लीट किया वो। एडवांस मैथ्स कुछ बचा था, एडवांस मैथ्स मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन बाकी जितना भी अर्थमेटिक्स और वगैरह वगैरह वो सारा वो कंप्लीट किया था। और उसके बाद एसएससी सीपीओ का एग्जाम दिया, तो मतलब ठीक गया, सिलेक्शन हो गया था। बहुत अच्छे भी नंबर नहीं आए। फिर उसके बाद सीजीएल में मैंने किया तो सीजीएल में सही नंबर थे। और ये तो मैथ की बात होगी ना, Yes, इसमें sir. जैसे कैलकुलेशन फास्ट करने का आपने कोई ऐसा कोई ट्रिक्स आपने वो सर मैंने मतलब एक तो द पंडित्स के ग्रुप पे मतलब उनका उनका एक चैनल है या ऐप है उनका, तो उस पे मतलब प्रैक्टिस के लिए वो डालते थे डेली क्विज टाइप का, तो वहां से भी मैंने लास्ट में किया था। और उसके पहले पवन राव सर का मैंने वैदिक मैथ्स वैदिक कैलकुलेशन ऐसा करके कुछ उन्होंने यूट्यूब पे बनाया, तो वो भी मैंने देखा था, वो भी काफी अच्छा था। तो बाकी तो सर प्रैक्टिस पे ही है कि मतलब हाँ जितना आप प्रैक्टिस करोगे फिर वो याद हो जाता है। स्टार्ट में क्या रहता है वही चीजें हमें मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हो पाए, मतलब सही है कि गलत है, फिर करते करते हो जाता है फिर लास्ट में। जैसे प्रैक्टिस की बात करी तो प्रैक्टिस बुक अगर अभी देखें तो बहुत पुराने भी आते हैं, मतलब बहुत मोटे मोटे बुक आते हैं जो यस सर। 2012 से उनमें पेपर दिए हुए हैं। यस सर। तो अभी कितना आप जैसे अगर अभी जो 2024 के लिए तैयारी करेंगे उनको कितने मतलब प्रीवियस ईयर के कहाँ से स्टार्ट करना है अगर प्रैक्टिस? सर मैंने तो मतलब 2012 वाला जैसे देखा था पहले, बहुत चेंज था, मतलब काफी आसान था शायद मैथ्स का स्पेशली लेवल देखे तो। और मैंने तो मतलब 18 से किया जो टीसीएस पैटर्न है ना? किया तो मैंने सारा था। किरण में तो सारा ही आ जाता है, एक बार तो मैंने सारा कर लिया था, लेकिन जब मैंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने मतलब मॉक्स जब करना शुरू किया तो 18 19 और फिर ऐसे जो जो भी मेरा होता गया आगे फिर वैसे ही ऐड करते गए। 17 का भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एडवांस मैथ्स काफी अच्छा है, मतलब अर्थमेटिक्स तो बहुत ही इजी है। एडवांस मैथ से बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है कि है यस ना, सर। और अर्थमेटिक में थोड़ा मजा आता है, जैसे परसेंटेज हो गया, यस सर। यस टाइम एंड सर। वर्क, ये सब उसमें वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है ना। बिल्कुल। तो एडवांस पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो आपको क्या लगता है जैसे एडवांस मैथ में कोई ऐसा चैप्टर हो जो अभी ट्रेंड, जैसे आपने देखा हो एग्जाम का 2023 वाला, है ना, कि कोई वो चैप्टर मतलब बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है, उसमें इतना ज्यादा समय चला जाता है लेकिन इतना वेटेज नहीं है उस चैप्टर का, ऐसा कुछ है एडवांस में? सर मतलब जब मैंने दिया था 2020 में तो उसमें तो था काफी, मतलब एडवांस काफी पूछा था उसमें, लेकिन अब क्या है कि अब कैलकुलेशन पे ज्यादा बेस्ड है, तो वो अब तो एडवांस का थोड़ा सा कम हो रहा है पहले से। तो सर ओके, मतलब समय है तो सारा कर लो, नहीं है तो कुछ मतलब हाँ एडवांस फिर में। सिलेक्टिव करो, मतलब जिसका वेटेज ज्यादा है आप उसको पहले कर सकते हो। ओके। हाँ जैसे आपके पास टाइम हो। ओके, अगर जीके जीएस की अगर बात करें तो कैसे यस सर। कंप्लीट किया आपने, और अभी के हिसाब से बताना 2023-24 में जो बच्चे देंगे वो यस सर। कैसे कर सकते हैं, कौन सी किताबें बेस्ट रहेंगी उनकी? सर जीके जीएस का तो मैं बहुत भटकी हूँ इसके चक्कर में, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत ही गंदे आते थे। तो मैंने मतलब यूट्यूब से किया, और दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है जीके की, वहां से किया थोड़ा बहुत घटनाचक, और यूट्यूब में क्रेजी जीके ट्रिक करके एक चैनल है, वहां से मतलब क्योंकि उसमें इजीली याद हो जाता है, तो यहाँ सबसे। लेकिन लास्ट पे मैंने मतलब 2023 के लिए मैंने परमार सर का किया था, पीवाईक्यू सीरीज उन्होंने कराया था यूट्यूब पर, वो फ्री है? हाँ फ्री है सर। मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया था मतलब पूरी जर्नी में, तो मतलब परमार सर से किया था, तो वो काफी उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे, तो इसलिए मेरा जीके अच्छा हुआ था उस टाइम। जीके जीएस में कौन से टॉपिक मतलब ज्यादा वेटेज वहां से ज्यादा पूछा? सर अभी तो साइंस का ज्यादा ही आ रहा है, बाकी अलग अलग टाइम पे एसएससी का खैर कुछ भरोसा भी नहीं है, राइट। लेकिन हाँ अभी तो फिलहाल मतलब साइंस के टॉपिक ज्यादा हैं। ओके, और रीजनिंग कैसे किया आपने? सर रीजनिंग तो मतलब मैंने मॉक से ही किया,
रीजनिंग का कभी मैंने कोई बुक भी नहीं सॉल्व किया, मॉक्स से ही जो भी मॉक्स में आते थे वही से किया। ओके, मॉक्स कौन से लगाए? सर मॉक्स तो मतलब टेक्स्ट बुक सबसे पहले, हम्म, और ऑलिव बोर्ड भी दिया है, और मेरे एक फ्रेंड ने बताया था एसएससी मॉक एंकर करके, और एसएससी बाबा उसने लिया था, तो मैंने उसके वाले से किया था। तो कब से मतलब मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए जो नए बच्चे देखते हैं? सर एक बार मतलब 60% सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप ट्राई कर सकते हो। आप मतलब एक बार तो देख लो कि कितने नंबर आ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद से मतलब वीक में एक मॉक ऐसा रख सकते हैं, फिर बाद में फिर मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो फिर मॉक्स ही करना है। कंप्यूटर और टाइपिंग के बारे में थोड़ा और बताओ। सर कंप्यूटर का तो मैंने आरबी से किया था, मतलब शुभम सर का शुभम जो, जैन सर है। हाँ, और आभास सर का भी पीडीएफ मैंने पढ़ा था, मतलब क्योंकि पहली बार तो बहुत ही डर लग रहा था कि क्या आएगा क्या नहीं, तो बहुत कंफ्यूजन थी 2022 में जब मैंने दिया था। तो कहीं से भी मतलब एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो भी उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, किसी के भी पीडीएफ से आप एक पीडीएफ को मतलब कई बार कर सकते हो, तो फिर होता, क्योंकि पास ही होना है उसमें। बहुत ज्यादा हेल्प कहाँ से ज्यादा हुई आपकी? सर जैसे आभास सर का जहां तक मुझे लगा कि वो थोड़ा मतलब छोटा था, मतलब शॉर्ट में था, तो वो भी सही था क्विक रिवीजन के लिए। बाकी मतलब ये शुभम सर का तो मतलब अच्छा है ही। ओके, जैसे अगर जो नए एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं ना, आपसे मोटिवेशन लेंगे, बहुत सारे बच्चे हो सकता है आपके इंटरव्यू देख के ही शुरुआत करें अपनी तैयारी यस की, सर। तो आप अपनी पूरी ओवरऑल जर्नी से कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप बताना चाहो कि अगर वो गलतियां आप ना करते तो आप आज जल्दी आपका जो ड्रीम पोस्ट है वो जल्दी ले लिया होता, यस सर। क्योंकि आपकी 4-5 साल की ये जर्नी हो चुकी है ना। तो क्या मिस्टेक्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप बताना चाहोगे कि वो बच्चों को नहीं करना है? सर सबसे पहले तो मतलब जैसे मैंने तो गलती क्या किया था कि सबसे पहले प्रैक्टिस से शुरू कर दिया था, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो जहां से भी आपको समझ आता है, और अगर आप फाइनेंशियली सही हो, मतलब अफोर्ड कर सकते हो, तो आप किसी टीचर की गाइडेंस ले सकते हो। मतलब लेकिन ऐसे नहीं कि भटक रहे हैं, कभी इधर पढ़ लिया कभी उधर पढ़ लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मतलब किसी टीचर का भी कोर्स वगैरह भी ले सकते हो आप, मैथ्स के लिए स्पेशली। और तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो एंड देन मॉक्स पे फोकस्ड रहो, और फिर जो भी वीकनेस लग रही है उस पे काम करो, उस टॉपिक पे। जैसे जो भी टॉपिक लग रहा है इससे तो क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसको एक बार आप बुक से अच्छे से कर लो फिर से। ओके, अगर जैसे आपके रूटीन की बात करें हम, तो सीरियस जब आप पढ़ रहे थे तो क्या रूटीन आपका क्या रहता था? घर के भी आपको काम करने पड़ते थे, कैसा पूरा रूटीन रहता था? सर मैं मतलब मैं भाई के साथ रही हूँ, तो खाना बनाना ये सब तो था ही, लेकिन फिर भी मैंने बहुत लापरवाही की है उसके लिए। मतलब मुझे घर से डांट भी पड़ती थी कि तुम ध्यान नहीं देती, लेकिन था मेरा मतलब ऐसे था कि मैं डेली शेड्यूल नहीं, मतलब मैं एक वीक का बनाती थी, तो एक वीक का सेम लगभग रहता था। तो पहले दिन अगर मैं देखती थी कि मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा टारगेट रहता था कि शाम तक मतलब या रात तक मुझे कंप्लीट करना है आज वाला। तो अगर आज वाला कंप्लीट हो गया तो कल मुझे कुछ उसमें और ऐड कर देना है। तो फिर सेकेंड डे अगर हो रहा है तो फिर थर्ड डे कुछ और ऐड कर देना है, ऐसा करके। तो 1 वीक का चलता था। और अगर मतलब लास्ट में मैं देखती थी कि अगर नहीं हो पा रहा है 1 वीक में, तो मैं 1 दिन का बैकअप रखती थी, 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। तो उसके बाद फिर मतलब उसमें मैं वो कंप्लीट कर लेती थी। ओके, जैसे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते बहुत सारे बच्चे, उनका छूट जाता है ना, बहुत बैकलॉग हो जाता है, रिवीजन नहीं कर पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसका कैसे रिवीजन साइकिल आपका एक कैसे रखते थे? सर रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मतलब कई जगह से आपने पढ़ लिया है तो फिर वो फिर नहीं याद रहता। एक ही जगह से आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, तो फिर वो याद हो जाएगा अच्छे से। तो मैं तो ऐसे ही करती थी कि मतलब वीक में 1 वीक का टारगेट बनाया, वो कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद फिर जो बैकअप रहता था उसमें मतलब वो वीक वाला जो बचा है वो कंप्लीट करना, और फिर रिवीजन का भी रखना है। ओके, तो ऐसे ही रहता था। आपके जहाँ पे आप पढ़ते थे, जहाँ पे आपका स्टडी रूम था, तो आपने कोई मोटिवेशनल कोट्स या चार्ट चिपका के रखा था टेबल? सर मेरा ऐसा कोई मोटिवेशनल कोट्स तो नहीं रहा है, क्योंकि सर मेरे मतलब मेरे साथ ऐसा था कि कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि वो फिर मुझे मोटिवेशन की कमी नहीं रहती थी। जैसे मैंने 19 मतलब 2019 का मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो प्रीलिम्स तो मेरा हो गया था। सो मेंस के टाइम मतलब बहुत ही गड़बड़ चला था। अगस्त में मुझे याद है कि मेरी तबीयत खराब हुई, और उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरी मौसी की डेथ हो गई थी।
अगस्त में ही, 21 अगस्त को। फिर उसके बाद मैं मतलब 1 वीक ही घर पे रही और फिर मतलब मेरा वही था कि मुझे कुछ करना है, मतलब अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, अब जो हो गया तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। आगे जो हेल्प कर सकते हैं जैसे उनके बच्चों का जो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जैसे उनकी भी लाइफ हो गई कि हाँ हमारे भी मम्मी नहीं थे और फिर मौसी का भी ऐसे। तो ये भी मेरा मोटिवेशन ही रहा है कि मुझे उनके लिए भी कुछ करना है। और बाकी फिर आने के बाद वहां से मेरे भाई को डेंगू हो गया और मतलब बहुत ही ज्यादा तबीयत उसकी खराब हो गई थी। तो वो बहुत ही गंदा टाइम था। बस उसी टाइम मुझे मतलब ऐसे खराब सिचुएशन में कोई मोटिवेशन नहीं आया, क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब वो ठीक हो गया फिर मैंने फिर से मतलब तैयारी शुरू की। नाना को भी उस टाइम कोविड का बहुत ज्यादा था, तो मतलब वो कोविड पॉजिटिव उनका आ गया था, तो मतलब पूरे घर वाले परेशान थे। मतलब 1-2-3 महीने बहुत ही गंदे निकले थे। और उसके बाद फिर मेरा 15-20 दिन बाद ऐसे ही कुछ मीन्स था। आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ झेला है ना, काफी ब्रेव गर्ल हो आप ना। हाँ, सारा कुछ आपने झेला, फिर भी आप लगातार पढ़ते रहे। अब बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी चीजों पर परेशान हो जाते हैं ना, तो आप उन सबको क्या कहना चाहोगे कि उन ऐसी सिचुएशन अगर उनकी लाइफ में आती कैसे उसको टैकल करना है? क्योंकि एक एस्पिरेंट के बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, जैसा कि आपने भी बहुत कुछ झेला है। तो एस्पिरेंट एक अकेला फील करता है ना। कभी कभी क्या होता है कि उनके घर पे उनको मम्मी पापा को भी नहीं पता होता कि मेरा बच्चा किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उनको पता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम के बारे में तो उनसे भी डिस्कस नहीं कर सकता है ना। अगर और उसके पास कोई ऐसा टीचर वगैरह गाइडेंस के लिए भी नहीं है, बहुत अकेला पड़ जाता है ना। बहुत ओवर थिंक करने लगता है, कभी कभी रात को जब सोता है बहुत कुछ सोचने लगता है लाइफ के बारे में। तो कैसे आप अपने आप को स्टेबल कैसे रखा आपने, और कैसे ये सारी चीजों से कैसे टैकल किया, ताकि ये बच्चे आपको देख रहे हैं तो उनको भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिले? सर मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई मतलब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, तो वो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। फिर तो आपको किसी दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। स्ट्रगल तो उनके लिए है जिनके पास सब कुछ है और उसके बाद भी उनको करना है। तो रियल स्ट्रगल तो उनका है अगर उसके बाद भी वो कर ले जा रहे हैं। तो बस वही है कि और सर फ्रेंड सर्कल में तो मतलब मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स थे। कुछ मतलब 4-5 ही थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि उनके साथ हमेशा कहीं बाहर जा रही हूँ या हर पार्टी में शामिल हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो ठीक है, आप जैसे अपना एम अलग रखो कि मुझे वो कंप्लीट करना है। मेरा हमेशा से जैसे ड्रीम होता था कि मुझे जॉब मिल जाएगी उसके बाद मैं ये करूंगी। और हर फेस्टिवल पे या फिर कुछ भी पड़ता था, घर में कोई फंक्शन है तो मुझे लगता था हाँ इस दिन तक या फिर अगले साल तक मेरा कुछ ना कुछ जॉब में हो जाएगा। आपकी जैसे पढ़ाई के अलावा कुछ हॉबीज की बात करें तो क्या आप पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्टिविटी आप करते हैं? मैंने एक बुक पढ़ा था एटॉमिक हैबिट्स करके, वो मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प किया था। कैसे? मतलब वो बहुत अच्छी बुक है, खासकर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वो जरूर पढ़नी चाहिए। 1-2 सीख उसमें से कुछ देना चाहो? सर ऐसा था कि मतलब अगर आप हर दिन 1% बेटर कर रहे हो तो फिर आप साल के एंड में देखोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और वैसे ही अगर आप हर दिन 1% खराब हो रहे हो, मतलब है ना, नीचे जा रहे हो, तो फिर 1 साल के लास्ट में मतलब आप बहुत नीचे चले जाओगे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। अभी जैसे आपका ASO CSS में वो है राइट, तो आप दिल्ली में रहोगे, यही पोस्टिंग आपकी रहेगी। तो आपने कुछ और भी से सोचा UPSC वगैरह का, क्योंकि दिल्ली में UPSC का बहुत क्रेज है? सर अभी तो कोई प्लान नहीं है, बाकी आगे देखते हैं। इस पोस्ट के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे आपको पोस्ट मिली है ये वाली, तो फिर आपने रिसर्च भी करा होगा क्या क्या इसमें काम होता है, कैसे होता है, तो क्या पता चला आपको इस पोस्ट के बारे में? सर इसमें मतलब जनरली मंत्रालय में पोस्टिंग होती है, जैसे MHA हो गया फाइनेंस, और DOPT है, तो उसमें ही काम करना होता है। ओके, लास्ट में चलिए सारा कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया। लास्ट में अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए या फिर आप कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हो एस्पिरेंट को ना, तो क्या मैसेज ओवरऑल 2024 वालों के लिए क्या लास्ट में क्या बोलना चाहोगे आप? सर 24 वालों के जैसे बिगिनर्स के लिए तो वही है कि सिलेबस कंप्लीट करें, अभी टाइम भी है तो सिलेबस कंप्लीट करें और फिर प्रैक्टिस करें। और वही है कि आप सबसे पहले तो ये सोच लो कि आपके पास मतलब 2024 के लिए कितना टाइम है, उसके बाद फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हो कि 1 मंथ में मुझे इतना कंप्लीट करना है या फिर 2 मंथ में मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप वीकली प्लान बना सकते हो। तो ऐसे ही मतलब ओवरऑल
ऐसा होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि इतने दिन में मेरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसी के हिसाब से टारगेट सेट करना है, ज़्यादा कम ऐसा। चलिए काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ सीखा हमने आपकी जर्नी से, बहुत मोटिवेशन मिला। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम। सर, थैंक यू। आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वो जैसा कि आपने सुना कि गरिमा जी की जो जर्नी रही, बहुत ही स्ट्रगल भरे जर्नी इनकी रही, बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में झेला। जैसा कि इन्होंने बताया कि 6 साल की उम्र में इनकी माँ इनको छोड़ के चली गई, है ना? तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। एक जब आप 6 साल या 7 साल के बहुत छोटे होते हो, उसी उम्र में आपकी आपकी माँ चले जाए, तो ये बहुत दुख की बात है। फिर उसके बाद ये शिफ्ट हुए अपने नाना-नानी के यहाँ रहे, वहाँ पढ़ाई की, लेकिन हार नहीं मानी, लगातार पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, तो आज आपके सामने बैठे हैं, ये सो बने हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का भी सपना है तो मेहनत करते रहिए और मेहनत के प्रति ईमानदार रहिए। मैं हर बार कहता हूँ, मेहनत तो करना है, लेकिन दिखाना नहीं है कि ढोल नहीं बजाना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और साल निकलते जा रहे हैं और तैयारी में कुछ इजाफा हो नहीं रहा है ना? तो ढोल नहीं बजाना, मेहनत के प्रति ईमानदार रहना। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो 1 घंटा पढ़ाई होनी चाहिए प्रॉपर, 1 घंटे का कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, तो आपका पढ़ने का कुछ महत्व निकलता है। तो आप पढ़ते रहिए। बाकी हमने शुरू किया अभी एसएससी फैक्ट्री पर, हम कुछ ऐसे टॉपर्स को लेके आते रहेंगे जो आपको लगातार गाइडेंस भी देते रहेंगे, और टॉपर स्टॉक तो हमारी चलती रहेगी। और आगे चल के हमने सोचा है कि जो बच्चे फाइनेंशियल वीक हैं, वो कहीं से कोर्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते, तो हम जो टॉपर्स आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए कुछ क्लासेस वगैरह भी कंडक्ट करते हैं हम, ताकि कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स हो गए या फिर मैथ के कुछ टॉपिक्स हो गए, वो भी हम यहाँ कवर करवा सकें। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पर भी हम फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।